हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं नकुल वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT एजू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम बदल करके NCERT एजू क्लासेस कर दिया है, जो कि पहले मेरी किशोरी जी 07 था। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, और जो भी साथी पुराने जुड़े हैं वो चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आर्मी अग्निवीर के सभी ट्रेड्स के लिए जीके साइंस का मॉक टेस्ट। दोस्तों, यहाँ पर आर्मी के सभी ट्रेड्स के लिए जो जीके साइंस आती है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर लिया है, और ये हर बार पेपर में रिपीट भी होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो जो भी साथी चैनल से एक बार जुड़े हैं, एक बार अपने व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में इसको शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो यहां पर आपको बताना है। इसके ऑप्शन है 1.4, 3.44, 2.42 या फिर 4.3। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2.42%, मतलब 2.42%। देखिए, जिन्होंने भी अभी थोड़ी बहुत ही पढ़ाई करी है वो अपना टेस्ट जरूर लगाएं, और अपना स्कोर लास्ट में जरूर कमेंट करना है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन करेक्ट इसमें आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत की जनगणना की अवधि क्या है? कि भारत में जनगणना होती है वो कितने समय के साथ होती है? तो आपके ऑप्शन है प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 8 वर्ष, प्रत्येक 11 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 10 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या पूछी है। आपके ऑप्शन है 121 करोड़, 125 करोड़, 140 करोड़ या फिर 125.5 करोड़। दोस्तों देखिए, जनगणना 2011 के आंकड़े पूछे जाते हैं अभी भी सभी एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी, वो हो नहीं पाई। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, 121.08 करोड़। लेकिन अगर बात करें अब फिलहाल 2024 में, तो 2024 में जो भारत की जनगणना है वो 140 करोड़ है। ये ध्यान रखना, 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की अभी 2024 के अकॉर्डिंग, और 2011 के अकॉर्डिंग 121.08 करोड़ है। अगर बिल्कुल फिक्स्ड आंकड़ों की बात करें तो ये 142 करोड़ है भारत की। फिलहाल भारत की 142 करोड़ है 2024 के जो अभी अभी आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर। लेकिन आपसे 2011 का आंकड़ा पूछा जाएगा तो ध्यान रखना आप 121.08 करोड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है संथाल, गोंड, टोडा, गारो। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड जनजाति। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो यहाँ पर पूछा गया है, ये भी 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है, कि टोटल जो जनसंख्या है भारत की उसका मतलब कितना प्रतिशत विश्व का भारत में रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। आपके ऑप्शन है 17.5%, 14.3%, 21.4% या फिर 24.4%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.5%। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत की या भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है 3587,263 वर्ग किलोमीटर, 3287,263 वर्ग किलोमीटर या 3267,263 वर्ग किलोमीटर या फिर 3487,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आप याद रखिएगा, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लेना। 3287,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो बताइए, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी, रामेश्वरम या फिर इंदिरा पॉइंट।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत की कुल सतलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर पूछा है कि जो भारत की कुल सतलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो आपके ऑप्शन है 14,570, 15,200 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर, 18,200 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 15,200 किलोमीटर। ये भारत की कुल सतलीय सीमा की लंबाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत की कुल समुद्रीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पर पूछा है भारत की कुल समुद्री जो सीमा है, तो यहाँ पर कुल समुद्री सीमा का बताइए। आपके ऑप्शन है 75 16.5 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 8100 किलोमीटर या फिर 8500 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75 16.5%। ये भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि के बारे में पूछा गया है दोस्तों। अब बताइए भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है समुद्री रेखा की वो कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 15,000 किलोमीटर, 75 से 16.5 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या फिर 7200 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है भोपाल, उसके बाद रांची, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पर पूछा है। तो आपके ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ताप यानी उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक जरूर कर दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर पूछा है भारत में राज्यों कुल संख्या कितनी है? तो बताइए 24, 26, 28, 29। तो दोस्तों भारत की कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत की जल सीमा क्षेत्र कहाँ तक फैली हुई है? तो यहाँ पर पूछा है कि भारत की जो जलीय सीमा है वो कहाँ तक फैली हुई है। तो आपके ऑप्शन बताइए। आपका ऑप्शन है 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील या फिर 20 समुद्री मील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिसको 12 नॉटिकल मील भी कहा जाता है। समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यहाँ पर पूछा है कर्क रेखा। तो आपके ऑप्शन है 5, 10, 8, 12। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आप पूछा है 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है, तो ये गुजरती है। आपके ऑप्शन है 3, 4, 5, 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है वर्णमंडल, सथल मंडल, प्रकाश मंडल या फिर कोरोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश मंडल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। तो आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? तो यहाँ पर सबसे प्राचीन पर्वत पूछा गया है। आपके ऑप्शन है हिमालय, अरावली,
एंडीज पर्वतमाला, एटलस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे नवीन मतलब सबसे नया। तो आपके ऑप्शन है हिंदुकुश पर्वतमाला को, अरावली को, हिमालय को, ऑप्शन डी नीलगिरी पर्वत को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय को। हिमालय सबसे नया पर्वत है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे नवीनतम पर्वत जो है वो हिमालय है और जो सबसे पुराना पर्वत है वो अरावली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि नेफा किस राज्य का प्राचीन नाम है। आपके ऑप्शन है असम, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नाम ही नेफा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी? तो देखिए एक तो इसी में क्वेश्चन है कि भारत की जो प्रथम जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी पहली। दूसरा क्वेश्चन कि किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 1865, 1872, 1881, 1888। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है सबसे गर्म और चमकीला ग्रह। आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि, मंगल। तो दोस्तों सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है वीनस। ये सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? अब यहाँ पर पूछा है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह। तो आपके ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, शुक्र, बुध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बुध ग्रह। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो आपके ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। अब सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं और वो हैं 82 उपग्रह हैं इसके, सैटेलाइट जिनको कहा जाता है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि, जिसके 82 उपग्रह हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो यहाँ पर पूछा है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित हैं। आपके ऑप्शन है शनि एवं अरुण, पृथ्वी एवं शुक्र, बृहस्पति एवं शुक्र और ऑप्शन डी बृहस्पति एवं मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति एवं मंगल। तो क्षुद्र ग्रह जो दो ग्रह हैं उनके बीच में है, बृहस्पति और मंगल के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है पृथ्वी पर, शुक्र पर, मंगल पर या फिर चंद्रमा पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा पर। अच्छा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को हिंदी में कहा जाता है शांति का सागर। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये शांति का सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वो जगह है जहाँ पर चंद्रमा के एक हिस्से पर कभी भी लाइट नहीं पड़ती। मान के चलिए ये चंद्रमा है तो इसके एक हिस्से पर जहाँ पर अंधेरा रहता है उस अंधेरे वाली जगह को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कह दिया जाता है। तो यही है वो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी और ये चंद्रमा पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा है कि जो ग्रह एक भी उपग्रह नहीं रखते हैं उनका नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है बुध और शुक्र, बुध और मंगल, मंगल और शुक्र, वरुण और प्लूटो। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर पूछा है भोर या सांझ का तारा। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या है। आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है?
तो यहाँ पर सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है, आपके ऑप्शन है डीमोस, टिटानिया, फोबोस, गैनीमेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और ये बृहस्पति का है। आप याद रखिएगा कि जो गैनीमेड है ये सबसे बड़ा उपग्रह है और ये गैनीमेड का है। और अगर सबसे छोटा उपग्रह पूछ लिया जाता है तो दोस्तों याद रखना वो है डीबोस, और डीबोस है मंगल का। ये मंगल का उपग्रह है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा गैनीमेड ये बृहस्पति का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है 1911, 1921, 1951, 1981। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921। 1921 के वर्ष को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर पूछा है विश्व जनसंख्या दिवस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइए। आपके ऑप्शन है 11 जुलाई, 12 जून, 12 अगस्त, 8 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई इसका करेक्ट आंसर है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जनसंख्या का अध्ययन पूछा है। आपके ऑप्शन है एपिग्राफी, डेंड्रोलॉजी, पोमोलॉजी, डेमोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? दोस्तों ये भी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना किलोमीटर है? तो आपके ऑप्शन है 282 व्यक्ति, 382 व्यक्ति, 480, 540। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? तो यहाँ पर पूछा है पृथ्वी के जो विपरीत घूमते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये ध्यान रखना, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। लेकिन जो पृथ्वी के विपरीत घूमते हैं वो कौन से हैं? विपरीत मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो आपके ऑप्शन है शुक्र एवं अरुण, शुक्र एवं बुध, शनि एवं मंगल, वरुण एवं अरुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अरुण एवं शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के विपरीत घूमते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? अब यहाँ पर पूछा गया भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो आपके ऑप्शन है 3200 किलोमीटर, उसके बाद 800 किलोमीटर, 34,000 किलोमीटर या फिर 36,000 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 36,000 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो यहाँ पर पूछा है कि चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। आपके ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पृथ्वी। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो यहाँ पर लिंगानुपात पूछा है दोस्तों, ये भी यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 943 महिलाएं, 843 महिलाएं, 743 महिलाएं या 948 महिलाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो आपके ऑप्शन है 2.852 किलोमीटर, 1.356 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर या फिर 1.756 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1.852 किलोमीटर।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से क्या अलग करता है? आपके ऑप्शन है पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, डोवर जल संधि या होर्मुज जल संधि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पाक जल संधि या फिर पाक जल डमरू मध्य। एक ही बात है, या तो पाक जल संधि या फिर पाक जल डमरू मध्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सबसे लंबी सतलीय सीमा किसके साथ बनाता है? आपके ऑप्शन है चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। तो भारत सबसे लंबी सतलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारत सबसे छोटी सतलीय सीमा बनाता है किस देश के साथ बनाता है? तो आपके ऑप्शन है नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे का रंग सूचक होता है या तारे का रंग किससे निर्धारित किया जाता है या किस पर डिपेंड करता है? तो उसके ऑप्शन है आपके उसके तापमान पर, उसके घनत्व पर, द्रव्यमान पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान पर। तो तारे का रंग जो निर्धारित किया जाता है वो तारे के तापमान से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है ड्यूरेंट रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या हिंडनबर्ग रेखा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडक्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है और इसका निर्धारण 1947 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तब। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य। तो यहाँ पर पूछा है कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है सबसे निकटतम समुद्री देश। तो आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1940, 1947, 1950, 1954। तो दोस्तों इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी से जो हम चंद्रमा देखते हैं उसका कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है 45%, 55%, 57% या फिर 65%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 57%। ये कहीं कहीं पर दोस्तों 59% भी दे रखा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 57 भी है और 59 भी है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप 57% को यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। कल आपके लिए फिर से एक बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।